नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछें अपना सवाल और आपके साथ मैं याशु गांधी। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सवाल पूछने की परंपरा बेहद पुरानी है। श्रीमद् भगवत गीता का आधार ही अर्जुन और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बीच में सवाल और जवाब का संवाद था वही है। तो आइए हम भी इस परंपरा को बढ़ाते हैं आगे और करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। और पूछे अपना सवाल में आज आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बेहद खास हमारे मेहमान कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जी.सी. श्रोतीय। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और सभी दर्शकों का नमस्कार। और हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले फोन मिलाया है पंजाब से हरजीत सिंह जी ने। हरजीत जी, अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप? ਅਸੀਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਗ੍ਰਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈਏ ਤੇ कितनी मात्रा है बीज बीजिए ਉਹਦਾ जी। हरजीत जी, आप हाइड्रोपोनिक से चारा लगाना चाहते हैं, हरे चारे के लिए बहुत अच्छी। तो भी गां ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈਏ जी? हाँ जी, बहुत अच्छी तकनीक है। इसमें देखिए, जो आप मशीन लेंगे उस पर निर्भर करता है कि आप कितना चारा लेना चाहते हैं। कम से कम आप हर दिन 5-6 क्विंटल चारा ले सकते हैं। तो कोई भी अनाज की फसल जिसमें आप जई, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार ये लेंगे और लगभग 7 दिन में ही 9 इंच ऊपर ऊंचाई का चारा आपको मिल जाएगा। ये चारा पौष्टिक भी है। एक हमारे घर में एक गाय है, उसके लिए कितना डालना चाहिए एक गाय को? नहीं, गाय का तो जो चारा लेते हैं उसमें हरा और सूखा चारा मिला के लेते हैं और दूध की मात्रा पे निर्भर करता है। सिर्फ चारे से ही काम नहीं चलता, उसमें आपको पशु आहार भी लेना होता है। तो हाँ, तो 2 किलो दूध पे 1 किलो पशु आहार होता है और चारा, हरा चारा और सूखा चारा आधा आधा मिला के भरपूर जितना गाय खाए उतना देना चाहिए। और चाहे आप हाइड्रोपोनिक से लें चाहे खेत से सीधा लें, लेकिन हाइड्रोपोनिक से आप हर समय हरा चारा दे सकते हैं। ये एक सुविधा है, क्योंकि उस दूसरी तरह से आपको हर दिन हरा चारा नहीं मिलता। यहाँ इसमें सुविधा है कि ट्रे में ही आप ये उगा लेते हैं और मशीन से पूरा जैसा उसको तापमान चाहिए, जैसे उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, जैसे वातावरण में नमी चाहिए, वो मिल जाती है और आप हमेशा एक साथ चारा दे सकते हैं। तो ये आपके मशीन पे निर्भर करेगा कि आप कितना चारा बनाएं। मशीन लगाने का यही फ़ायदा है कि जो चारे के विकास के लिए तापमान चाहिए और नमी चाहिए वो आपको बराबर मिलेगी। तो ये अलग अलग साइज़ के हैं। कम से कम 15,000 की भी मशीन होती है और आगे 2.5 लाख तक भी जा सकती है। ठीक है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सवाल पूछने के लिए हरजीत जी, हमसे जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं डॉक्टर साहब अपने दूसरे कॉलर की तरफ। हमारे साथ अब फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हैं अरविंद जी। जी अरविंद, अपना सवाल पूछें। मैम अभी जो स्टार्ट किया है वहाँ पे अभी क्या मैं नर्सरी अभी तैयार कर, अभी 15 दिन बाद मैं नर्सरी तैयार कर पाऊंगा। अभी क्या है थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो टमाटो का और पपाया का, टमाटर और पपीते की नर्सरी आपने तैयार की है और उसके बारे में जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी मैम, जी मैम। अरविंद जी, जी सर, अब आप नर्सरी लगाएंगे तो सबसे पहले तो नर्सरी की तैयार करिए। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप रेज्ड बेड पे अपनी नर्सरी लगाएं। सॉरी सर, थोड़ा सा जो टमाटर की नर्सरी लगा रहे हैं उसमें छोटे छोटे पौधे लगेंगे, बीज भी बहुत छोटा होता है। तो जो उठी हुई नर्सरी है, ज़मीन से 3-4 इंच उठी हुई नर्सरी होगी, उस पर आप आसानी से लगाएं। लेकिन ट्रे में लगानी है। हाँ, ट्रे में ज़रूर ट्रे में लगाएं। और पपीते की नर्सरी आपको पॉलीथीन बैग में लगानी पड़ेगी। जी सर। तो पॉलीथीन बैग में जब ट्रे में लगाते हैं आप, तो ये काली ट्रे आजकल बाजार में मिल रही है उसमें लगा रहे हैं। जो ट्रे तो जो मार्केट से लिए हैं, जो 100 जो सीड्स की जो ट्रे है ना, वो ली है सर मैंने। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और जो पपीते की पौधे, चूंकि पपीता थोड़ा बड़ा लगेगा तो वो आपको पॉलीथीन बैग में लगानी पड़ेगी। जी सर, जी सर, वो भी परचेज कर लिया है सर मैंने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपने ये भी चाहा था हमसे पूछना कि अगर खास करके नींबू के बारे में कि बीज से लगाएं तो प्रोडक्शन कैसा रहेगा या कलम से लगाएं। तो देखिए,
बीज से लगाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है जब तक कि पौधा फल देता है। नींबू का पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो 5 साल लग जाएंगे, जबकि कलम से लगाएंगे तो 3 साल में ही ये आपको फल देने लगेगा। और पौध तैयार करिए और फिर बहुत अच्छे मन से खेत में लगाइएगा। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हम पे विश्वास करने के लिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं खेती से जुड़ी हुई आपकी हर एक समस्या के समाधान के लिए। वैसे काफ़ी जागरूक हमारे ये दर्शक हैं, पहले से सारी तैयारी की है, एक अच्छी बात है। कहते हैं कि पहले से तैयारी होगी, उन्नत विधि से बिल्कुल कर रहे हैं, ताकि ये जो ट्रेड लगा रहे हैं उसमें बीज का अंकुरण भी 100% होता है। डॉक्टर साहब, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया था, हमारे बहुत से मित्रों को पता होगा लेकिन मैं उत्सुकतावश जानना चाह रही थी। आपने कहा कि जो पपाया का है उसको आप पॉलीथीन में लगाइएगा, तो इसका टेक्निकल रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? पपाया तो एक बड़ा होता है, बड़ा है, जाहिर सी बात है, और टमाटर है वो छोटी सब्जी का जी है। जी। तो गोभी, टमाटर, बैंगन, इनकी छोटी छोटी पौध हम लगाते हैं। और पन्नी में इसको क्यों लगाते हैं, पॉलीथीन में? लेकिन ये आप ट्रे में भी लगा सकते हैं जी। लेकिन जो हम दूसरे बड़े वृक्ष जहाँ फल वाले लगाते हैं वो हमको ज़्यादा जड़ों की ज़रूरत होती है, तो बड़ी पन्नी या पॉलीथीन बैग में लगाते हैं, नर्सरी अलग से तैयार करते हैं। तो आमतौर पर जहाँ वृक्ष हैं जी, वो पॉलीथीन बैग में, ताकि बड़ी जड़ों के साथ। और ये हम कलम जब दूसरों वृक्ष के लगाते हैं तो भी, क्योंकि कभी कभी हमें 1 साल तक या 6 महीने तक नर्सरी में रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, तो वो बड़े स्थान पे ही होती है। जबकि सब्जियां जो छोटे से समय के लिए है तैयार हो जाती है जल्दी से, और छोटी पौधी खेत में देते हैं तो वो वहाँ तैयार कर बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाए तो बड़ा उत्पादन होता है। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से विराम का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हम लगातार बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक विराम के लिए। अमरूद 2 बार फल देता है, वर्षा में भी और सर्दी में भी। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी जो वर्षा के फल हैं वो न लें, आएँ तो भी उनको तोड़ दें, ताकि आपको सर्दी के मौसम में बड़ी मिकदार में अच्छी पैदावार मिले। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। पूछें अपना सवाल, आप देख रहे हैं, आप अपने सवाल पूछें, और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, सवालों के जवाब के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जी.सी. श्रोती। और हमारे पास अगला सवाल आया है हैदराबाद से पुनीत जी का। क्या कुछ इनका सवाल है? जी पुनीत, अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? विशेषज्ञ मौजूद हैं। और वो हमें कहाँ से मिलेगी और कितने में मिलेगी? जी पुनीत भाई, जो ये कांकरेज गाय है, ये मुख्यतः गुजरात के कच्छ इलाके की गाय है, और गुजरात से लगा हुआ राजस्थान का जो इलाका है, बाड़मेर, जोधपुर, वहाँ तक फैला हुआ है इस नस्ल की गाय का फैलाव। तो मुख्यतः ये वहाँ की नस्ल है। हैदराबाद में ये कैसा देगी, आंध्र प्रदेश में, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अपने पशुपालन विभाग से ज़रूर संपर्क करें। और ख़ास करके ये जो कांकरेज है, ये बैलों के लिए, इसके बैल बहुत तेज़ चलते हैं, तो बैलगाड़ी में लगाने के लिए या हल जोतने के लिए बहुत तेज़ और ताकतवर बैल इनके इस नस्ल के हैं, कांकरेज नस्ल के, तो इसके लिए काम में लिए जाते हैं। गाय भी अच्छा दूध देती है, पर मुख्यतः कांकरेज का जो काम है वो इनके बैल से अच्छी खेती करने का, और तेज चाल के बैल हैं ये। राजस्थान के जो और गुजरात के जो कैटल ब्रीडिंग फार्म है वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन अपने ज़िले के पशुपालन अधिकारी से ज़रूर संपर्क कर लें, तो वो आपको बता सकेंगे कि कहाँ से लेना है। और रहा कीमत का सवाल, तो ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि किस उम्र के आप ले रहे हैं, किस स्वास्थ्य के ले रहे हैं। लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक की एक गाय हो सकती है। तो सही, अगर आपको ब्रीड यानी सही नस्ल लेनी है तो पशुपालन अधिकारी से जानकारी लेकर के, और कौन से ब्रीडिंग फार्म है गुजरात में जहां इसकी नस्ल तैयार हो रही है, वहां से संपर्क का वहां मिलेगा, और वहां से आप ज़रूर लें। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।
पुनीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम पे विश्वास करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। ये बहुत अच्छा बिंदु डॉक्टर साहब मुझे लगा। जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो, खेती हो या आपका कोई और व्यवसाय हो, इस बिंदु का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मार्केट की, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गेम हर जगह है, हर सेक्टर में है। डिमांड किस चीज़ की आप लगाना ये चाहते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे पौध मिल रही है, लेकिन वहाँ के बाज़ार में उसकी जाहिर सी बात है नहीं, अगर उसको ज़्यादा डिमांड है तो उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते आगे, हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से जामवंत देशमुख। डॉक्टर साहब, इनका फ़ोन आया था, जानते हैं ये क्या कुछ जानना चाहते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा सवाल था कि नींबू लगाना है, नींबू की कलमे लगाना है, और नींबू की कलमे कितने हाइट की लगाए? 3 फीट की कलमे लगाए या फिर छोटी कलमे लगाए? जी बिल्कुल। अच्छा जामवंत जी, जब ये नींबू की कलम लगाने की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपने अपने खेत में भी नींबू लगाने के लिए गड्ढे खोद लिए होंगे, तैयारी कर ली होगी। गड्ढे खोद लिए हैं। हाँ, 15 बाय 10 फीट पे। अच्छा, बहुत अच्छा किया। देखिए, आपने बात की कौन सी किस्म लगाएं, तो किस्म तो बहुत हैं, उसमें से आपको चुनाव करना है। कागजी नींबू भी कहते हैं हम लोग, और बिना बीज का सीडलेस नींबू भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके हाँ, सीडलेस मैंने सुना है, सीडलेस लगाना अच्छा है, तो वो कहाँ पे मिलेगी? ये और कितनी हाइट की लेना हो? लखनऊ सीडलेस वैरायटी है। अच्छा, यहाँ आपके ज़िले में एक बागवानी अधिकारी होंगे, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है ना। वो आपको बताएंगे कि कई छोटी छोटी पौधशालाएं, नर्सरी भी चल रही होंगी जहाँ पर ये कलम तैयार होती हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे स्कीम्स चल रही हैं जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और आपके प्रांत की, आपके प्रदेश की भी कई छोटी छोटी स्कीम चल रही है जिसमें नर्सरी लगाई जा रही है। तो वहाँ कौन सा किस्म उपलब्ध है और आपको सीडलेस बिना बीज वाला नींबू मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक 12मासी नींबू भी होता है जब आपको ज़्यादा हमेशा फल देता है, तो ये आप उनसे सलाह करके कौन सा बीज, कौन सी कलम। और ये हाइट कितनी होनी चाहिए? हाँ, कलम हाइट अगर 2 आपके फीट या फिर 4 फीट की अगर मिले तो 4 फीट की लगा सकते हैं क्या? लगा तो सकते हैं, लेकिन आराम से 12 इंच यानी 1 फुट की जो कलम होगी वो भी अच्छी होगी। जब हम इसलिए बड़ी कलम लगाते हैं ताकि उसको खेत में ज़्यादा समय तक नहीं रखना पड़े और जल्दी वो फल दे दे। लेकिन जब बड़ी कलम को निकालते हैं 4 फुट वाली को, तो जड़ें वगैरह टूटने की भी संभावना रहती है। तो कोशिश यही करें कि 1 फुट की, 1.5 फुट की जो कलम है वो ले लें, और जब उसका पौधा लगा रहे हैं तो जड़ें उसकी सुरक्षित रहे, और जब हम खेत में लगा रहे हैं तो सही ढंग से लगा पाएँ। उन सारे बिंदु का ख्याल रखिए जो डॉक्टर साहब ने आपको बताए, और खट्टे नींबू की मीठी मिठास आपकी खेती में आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ अगला सवाल हमारे पास आया है पंजाब से हरिंदर जी का। जी हरिंदर, क्या जानना चाहते हैं आप, पूछें। नमस्कार सर जी। नमस्कार हरिंदर जी। हाँ जी, आपके ही फोन का वेट कर रहा था। जी बिल्कुल, आप इंतजार कर रहे थे, हमने आपको फोन कर दिया। क्या जानना चाहते हैं बताएं, डॉक्टर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ जी, सर ये एक ना भिंडी लगाई हुई है, तो उसमें वो अपने क्या जैसिड आ गया, बड़ा ग्रीन कलर का तोता सा है। हाँ, तो 2-3 दवाई तो मैंने की है, मीडा की है, जैसे पेडासस भी की है, जैसे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। देखिए हरिंदर जी, ये अभी जो मौसम है उसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर फसलों में वाइट फ्लाइज, ये सफ़ेद मक्खी और जैसे छोटे कीड़े लग रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी फसलों में भी हैं, और दवा आपको बराबर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद लगातार डालनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है कि ये कीड़े हैं। तो दवा बदल बदल के डालते रहें आप, ताकि एक ही दवा से जो प्रभाव होता वो न रहे और ये कीड़े नष्ट हो जाएं। नहीं तो फिर इनमें वायरस रोग, आपका पीला पत्ता होना और पत्ता सिकुड़ना, क्योंकि ये पत्तों का रस चूसते हैं ये कीड़े छोटे वाले, और पत्ते मुड़ जाते हैं। तो इनको दवा से ही ख़त्म करना है और इन पे दवा छिड़कते रहना है। मेलाथियन भी आप डाल सकते हैं। तो मेलाथियन अगर आप ले लें 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर
दवा और 200 से 250 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए। तो पर ये बार बार आपको दवा डालनी पड़ेगी 10-15 दिन के अंतर से, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि सारे वातावरण में ये अभी छोटे कीट फैले हुए हैं। चलिए, इसी के साथ हरिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपना सवाल साझा करने के लिए। और कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आपकी समस्याएं हम यूं ही सुलझाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैडम मेरे पास एक्चुअली कुछ 8-10 अमरूद के पेड़ हैं, जी जी, जिनमें 2-3 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो आधे सूख रहे हैं। 1-2 चीज़ों पे खास ध्यान रखना है सर। एक तो जब इनके आप सिंचाई कर रहे हैं तो तने के पास बिल्कुल पानी ना लगने दें। तो आप देख रहे हैं पूछें अपना सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप लगातार हमसे संपर्क करते हैं, कभी फेसबुक के जरिए तो कभी व्हाट्सएप के जरिए। और आपके सवालों को जब स्टूडियो में हमारे पास विशेषज्ञ मौजूद होते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान हम आपको बताते हैं और इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। और हमारे साथ अब जुड़े हैं डॉक्टर साहब सुरेश कुमार हिसार से, उन्होंने हमें फ़ोन मिलाया है। जी सुरेश, क्या आपका सवाल है, बताएं। मैडम मेरे पास एक्चुअली कुछ 8-10 अमरूद के पेड़ हैं, जी जी, जिनमें 2-3 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो आधे सूख रहे हैं और आधे तो ठीक ठाक हैं, आधे तो बिल्कुल सूख गए हैं। जी जी सुरेश जी, डॉक्टर श्रोती हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं, वो आपकी समस्या का समाधान देंगे। डॉक्टर साहब। अच्छा सुरेश जी, 1-2 चीज़ों पे खास ध्यान रखना है सर। एक तो जब इनके आप सिंचाई कर रहे हैं तो तने के पास बिल्कुल पानी ना लगने दें। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि गर्मी और नमी से वहाँ फफूंद वगैरह फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि जो आपके थाले बन रहे हैं पौधे के, हाँ हाँ, उनके थालों में एक थाले में प्रति पौधा 15 ग्राम बाविस्टीन लें और फिर सिंचाई कर दें। ऊपर पत्ते भी गिर रहे होंगे इस। हाँ हाँ, वो सूख के पत्ते भी गिर रहे हैं सर, पूरी तो, टहनी भी सूख रही है। हाँ, तो ये रोग बढ़ रहा है, इसको रोकना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप कुछ सूक्ष्म तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक सल्फेट का भी स्प्रे करें और बाविस्टीन का भी पौधे पे भी स्प्रे करें तो अच्छा रहेगा। तो ये कर सकते हैं। देखिए, अमरूद 2 बार फल देता है, वर्षा में भी और सर्दी में भी। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी जो वर्षा के फल हैं वो न लें, आए तो भी उनको तोड़ दें, ताकि आपको सर्दी के मौसम में बड़ी मिकदार में अच्छी पैदावार मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी समस्या हमसे साझा करने के लिए। सुरेश जी हमारे साथ थे और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे संपर्क किया महबूब खान ने राजस्थान से, और वो ये जानना चाहते हैं कि आम की खेती करना चाहते हैं, पौध कहाँ से ले, क्या कुछ करें, इसके बारे में बताइए। महबूब खान ये किशनगढ़ अजमेर से हैं, राजस्थान में। जी। क्योंकि जगह का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जहाँ से लेना है तो आसपास ही अगर कोई नर्सरी हो तो वो आसानी होती है। और क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से भी जो जलवायु परिवर्तन होता है, जाहिर सी बात है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है खेती में, तो ये बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। और इसलिए भी कि हमारे दर्शक कहाँ कहाँ से हमको देख और सुन रहे हैं। जी। तो महबूब खान चूँकि अजमेर ज़िले से हैं, तो अजमेर ज़िले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ ये पौध मिल सकती है, तबीजी फार्म है। तबीजी फार्म अजमेर के पास ही है, तो वहाँ से संपर्क करेंगे तो शायद इनको आम की पौध मिल जाएगी। इसके अलावा भी जो हमारा वहाँ पर बागवानी विभाग है, जयपुर भी लगता हुआ ज़िला है, और अजमेर और जयपुर में कहाँ कहाँ सरकारी नर्सरी है। दुर्गापुरा जयपुर में तो है ही, और भी जगह कहीं हैं, तो वहाँ से भी पौध उपलब्ध हो जाएगी। निजी तौर पे भी कई नर्सरियाँ काम कर रखी है जिनको कि सरकार ने मान्यता दे रखी है, तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। तो विभाग से जब संपर्क करेंगे तो इनको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी नर्सरी में, मान्यता प्राप्त नर्सरी में पौध उपलब्ध है। जब आप
मिट्टी और खाद मिला रहे हैं उसके साथ साथ दीमक की दवा का भी उपयोग करें, ताकि जब आपने लगा दिया है तो वो नष्ट ना हो। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आपकी पौध खेत में अच्छी जमेगी। एक तो गड्ढे की तैयारी, उसमें अच्छा मिट्टी और खाद का मिलाना और दीमक के लिए दवा डालना, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि जब आप पौध लें वो स्वस्थ हो, उस पर कोई बीमारी के दाग ना हो, स्वस्थ पौध लें। देखने से ही पता लगेगा कि पौध अच्छी है या नहीं, तो स्वस्थ पौध लें और विश्वसनीय स्रोत से, विश्वसनीय पौधशाला से लें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा आम का बगीचा तैयार कर सकते हैं। जी, तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आम है तो बहुत आम, लेकिन कुछ आम और कुछ खास बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी खेती भरपूर होगी। और इसी के साथ आपका भी धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, हम पे विश्वास किया, अपने सवालों के जवाब पूछे। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ पूछे अपना सवाल के आज के अंक में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।